नगवा राज्य में एक राजा राज करता था। राजा एक दिन शिकार खेलने वन को गए हुए थे। एक हिरन का पीछा करते करते राजा अपने नगर से काफी दूर निकल आए थे। हिरन काफी तेज दौड़ रहा था और वह राजा से काफी दूर निकल आया। ओहो, हिरन कितना दूर निकल गया। मैं कितना लाचार हूँ। मैं एक हिरन का शिकार भी नहीं कर पाया। चलो अब घर वापस लौट चलता हूँ। इतना सोचकर राजा अपने राज्य की तरफ वापस लौटने लगता है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? राजा इधर उधर नजर दौड़ाता है कि आखिर इतने सुनसान जंगल में बैठकर कौन रो रहा है। तभी राजा की नजर दूर बैठी हुई एक राजकुमारी पर पड़ती है। अरे, ये युवती कौन है और यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही है? चलो इसके पास चलकर पूछता हूँ। इतना सोचकर राजा उस युवती के पास चला जाता है। जब राजा उस युवती के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि युवती कितना ज्यादा सुंदर है। राजा उस युवती को देखते ही रह जाते हैं। उस युवती के ऊपर काफी मोहित हो जाते हैं राजा। अरे युवती, तुम इस घने सुनसान जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? मैं नौगढ़ की राजकुमारी चंद्रा हूँ। मेरे पिता चंद्रसेन युद्ध में दुश्मनों के हाथ मारे गए। दुश्मनों से बचते हुए ही मैं यहाँ इस जंगल में छुपी हुई हूँ। अरे सुंदरी, तुम परेशान ना हो। मैं नगवा नगर का राजा वीरभद्र हूँ। तुम मेरे साथ चल सकती हो। मैं तुम्हारी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा जिससे तुम अपने पिता के पास पहुंच जाओगी। अरे महाराज, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो सब कुछ लूट गया है। मेरे पिता मारे गए, मेरा राज्य छिन गया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे राजकुमारी, आप निराश ना हो। आप मेरे साथ मेरे राजमहल चलिए। आप वहाँ पर सुरक्षित रह सकती हैं। वहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। नहीं महाराज, मैं किसी गैर पुरुष के साथ उसके महल में नहीं जा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम इस प्रकार नहीं जा सकती हो तो किस प्रकार जाओगी? वह मार्ग बताओ हमें। महाराज, मैं ऐसे आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। यदि आप मेरे साथ विवाह करेंगे तभी मैं आपके साथ आपके महल में जा सकती हूँ। ठीक है राजकुमारी, अगर आपकी यही मनसा है तो मैं आपके साथ विवाह अवश्य करूँगा। राजकुमारी के मुंह से विवाह की बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है, क्योंकि राजा मन ही मन राजकुमारी पर मोहित हो चुका था। ठीक है राजकुमारी, मैं आपके साथ विवाह अवश्य करूँगा। तो चलिए आप मेरे साथ मेरे महल में। अगले ही दिन राजा का विवाह उस राजकुमारी के साथ हो जाता है। महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ महारानी, पूछिए, आपको क्या बात पूछनी है? महाराज, आप मुझसे कभी भी दूर मत होइएगा। आपको पता है ना महाराज, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। महारानी, आप इस बात से बेफिक्र रहिए। मैं आपके छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही आपसे कभी दूर होऊंगा। महारानी, मैंने आपसे विवाह किया है, इसलिए मैं अपने जीते जी आपको कभी नहीं छोड़ सकता। आप ये सब किस प्रकार की बातें कर रही हैं महारानी? अरे महाराज, उठिए, देखिए कितना ज्यादा दिन चढ़ गया है।
महाराज, आप कितनी देर तक सो रहे हैं? उठिए महाराज। अरे रे रे रे, आज तो मैं कितनी देर तक सोता रहा। महारानी, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक भी नहीं लग रही है। ना जाने आज मुझे कुछ कैसा कैसा लग रहा है। महाराज, क्या आप रोज ही इतनी देर तक सोते हैं तो राज्य का कार्यभार कैसे हो पाता है? नहीं महारानी, मैं रोज इतनी देर तक नहीं सोता। आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, इसी वजह से मेरी आंखें नहीं खुल पाई और मैं इतनी देर तक सोता रह गया। कोई बात नहीं महाराज। हाँ महारानी, अब मैं जल्दी से राजसभा में जाता हूँ। इतना बोलकर राजा राज्य दरबार में चला जाता है। अरे मंत्री जी, आज मैं इतना देर तक सोता रहा और आप लोगों ने मुझे उठाया क्यों नहीं? महाराज, मुझे लगा कि आप ज्यादा थक गए होंगे, इसलिए मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा। हाँ मंत्री जी, आज वास्तव में ही मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सर फटा जा रहा है। मेरा सर ना जाने कितने भार से दब गया है। महाराज, अगर ऐसी बात है तो आपको राजवैद्य को बुलाकर दवाई जरूर ले लेनी चाहिए। हाँ मंत्री जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे राजवैद्य को बुलाया जाए। राजा का आदेश मिलते ही मंत्री तुरंत राजवैद्य को बुलाने उनके घर चले जाते हैं। राजवैद्य जी, महाराज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने आपको महल में बुलाया है। ठीक है सैनिकों, आप चलिए, हम महाराज की तबीयत को देखने चलते हैं। राजवैद्य तुरंत ही सैनिकों के साथ राजा के महल में राजा को देखने चले आते हैं। बोलिए महाराज, आपको कैसी समस्या है? राजवैद्य जी, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मेरे सर पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोझा लाद दिया गया हो। महाराज, आप परेशान ना हो, मैं आपको अभी तुरंत दवाई दे देता हूँ जिससे आप ठीक हो जाएंगे। राजवैद्य अपने झोले से एक औषधि निकालकर राजा को दे देते हैं। औषधि खाते ही राजा को थोड़ा आराम लगने लगता है। राजा स्वस्थ हो जाते हैं। अरे वाह, यह औषधि तो कितनी कमाल की थी। इसको खाते ही मेरी तबीयत स्वस्थ हो गई। अब तो मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया हूँ। वैद्य जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। वैद्य जी, बताइए आपको क्या इनाम चाहिए? महाराज, आप स्वस्थ हो गए, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या इनाम हो सकता है? राजवैद्य की यह बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूँ। ठीक है वैद्य जी, अब आप जा सकते हैं। इतना सुनकर राजवैद्य अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। राजवैद्य अभी महल से थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से सैनिक आकर फिर से उन्हें बुलाने लगते हैं। वैद्य जी चलिए, वैद्य जी चलिए, देखिए महाराज की तबीयत फिर से बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अरे, ये क्या कह रहे हो सैनिकों? हाँ वैद्य जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप जल्दी से हमारे साथ चलिए। अरे, अभी तो महाराज इतना ठीक हो गए थे, फिर अचानक से महाराज को इतनी जोर से बुखार कैसे हो सकता है? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी औषधि विफल कैसे हो सकती है? औषधि राजा को स्वस्थ क्यों नहीं कर पाई? राजवैद्य असमंजस में पड़ गया था कि आखिर में महाराज को क्या हो गया है। क्या हुआ राजवैद्य जी, आप कहाँ खो गए हैं? मंत्री जी, मैं महाराज का इलाज नहीं कर सकता हूँ। महाराज की इस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। राजवैद्य जी, अगर आपके पास महाराज की बीमारी का इलाज नहीं है तो आखिर में किसके पास है महाराज की बीमारी का इलाज? मंत्री जी, महाराज को हमारे गुरुदेव के पास जाना चाहिए, बस वही महाराज को स्वस्थ कर पाएंगे। ठीक है वैद्य जी, लेकिन ऐसी अवस्था में हम महाराज को कैसे ले जा पाएंगे? राजा को गुरुदेव के पास अकेले ही जाना होगा। परंतु राजवैद्य जी, इस हालत में महाराज अकेले कैसे जा पाएंगे? मंत्री जी, आप चिंता मत करिए,
मैं महाराज को एक ऐसी औषधि दूंगा जिस औषधि को खाते ही महाराज पूरे 24 घंटे के लिए पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद राजा अकेले ही गुरुदेव के पास जा सकते हैं। महाराज, ये लीजिए, इस औषधि को खा लीजिए। औषधि को खाते ही महाराज पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। राजवैद्य जी, मैं आपकी गुरुदेव के पास पहुंचूंगा कैसे और वह हमको मिलेंगे कहाँ? आपके गुरुदेव किस स्थान पर रहते हैं? महाराज, आप राज्य से उत्तर दिशा की ओर चले जाइए। हिमालय की पहाड़ियों में हमारे गुरुदेव नंदी नामक गुफा में रहते हैं, वहीं पर वह आपको मिलेंगे। ठीक है वैद्य जी, तो फिर मैं चलता हूँ। इतना कहकर महाराज अपने नगर से चल देते हैं। राजा चलते चलते बहुत दूर निकल जाते हैं। अरे, यहाँ पर तो 2 रास्ते हैं। मैं कौन से मार्ग पर जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और चलते चलते मैं इतना अत्यधिक थक गया हूँ कि अब आगे जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है। पूरे 12 घंटे बीत चुके हैं। अब मैं क्या करूँ? कौन से रास्ते पर जाऊँ? और यदि मुझे देर हो गई तो मैं कभी हिमालय पहुँच ही नहीं पाऊंगा और मैं स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा। मैं क्या करूं? कौन सा मार्ग चुनूं मैं? मुझे सही मार्ग बताइए प्रभु, मुझ पर कृपा करिए प्रभु। इधर उधर किधर देख रहे हो तुम? अरे, ये कौन बोला? ये किसकी आवाज है? क्या हुआ भाई, तुम इतना चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हो? अरे, ये किसकी आवाज है? आसपास तो कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। अरे, तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो? मैं इधर हूँ। अरे तोते, मैं तुमको क्या बताऊं? मैं हिमालय की नंदी गुफा में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कौन से मार्ग को चुनूं, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। महाराज, आप चिंतित ना हो, गुरुदेव के पास आपको लेकर मैं चलूंगा। महाराज, लेकिन आप गुरुदेव से क्यों मिलना चाहते हैं? मुझे गुरुदेव से एक खास कार्य के लिए मिलना है। तोते, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि गुरुदेव तक पहुंचने का कौन सा मार्ग है? हाँ महाराज, गुरुदेव मेरे भी गुरु हैं। वहाँ तक जाने का मार्ग मैं आपको अवश्य बताऊंगा। महाराज, मैं आगे आगे चलता हूँ और आप मेरे पीछे पीछे चलिए। मैं आपको गुरुदेव के पास लेकर चलूंगा। इतना कहकर तोता राजा के आगे आगे उड़ने लगता है। इस प्रकार तोता आगे आगे और राजा पीछे पीछे चल देते हैं। अरे तोते, अभी और कितना समय लग जाएगा गुरुदेव के पास पहुंचने में? मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। महाराज, बस कुछ ही दूर पर गुरुदेव की गुफा है। आप धैर्य रखिए, मैं जल्द ही आपको वहाँ पर पहुँचा दूंगा। तोता जल्दी ही महाराज को नंदी गुफा में पहुंचा देता है। गुरुदेव, आके खोलिए गुरुदेव, देखिए आपसे कोई मिलने आया है। क्या हुआ तोता, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? उधर देखिए गुरुदेव, कोई मिलने आया है आपसे। कौन हो तुम और तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? गुरुदेव, मैं नगवा राज्य का राजा वीरभद्र हूँ। राजा अपनी पूरी की पूरी कहानी उस साधु को बता देता है। महाराज, आप परेशान ना हो, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। महाराज, कृपया करके आप अपना बायां हाथ मुझे दिखाइए। राजा तुरंत ही अपना बायां हाथ साधु को दिखाता है। महाराज के हाथ को देखते ही गुरुदेव बोलते हैं, अरे ये क्या, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ महाराज।
गुरुदेव, क्या हुआ? क्या हो गया है गुरुदेव? महाराज, आपने जल्दी ही कोई दूसरा विवाह किया है। हाँ गुरुदेव, हमने दूसरा विवाह किया है। महाराज, आपकी इस परिस्थिति की वजह आपकी दूसरी पत्नी ही है। लेकिन मेरी पत्नी मेरी इस समस्या का कारण है। पर वह कैसे बाबा? मेरी पत्नी कैसे इस समस्या का कारण हो सकती है? मैं कुछ समझा नहीं। गुरुदेव, आप हमें विस्तार से समझाइए, आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, मैं कुछ भी तुम्हारी पत्नी के विषय में तुमसे बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए तुम स्वयं ही अपनी आंखों से अपनी पत्नी के रहस्य को जानो। पुत्र, तुम आज रात को सोना नहीं, बस बिस्तर पर लेटकर झूठ मूठ के सोने का नाटक करना, तो तुम स्वयं ही अपनी पत्नी का रहस्य जान जाओगे। और एक बात याद रखना, आज रात में अपने शयन कक्ष में तुम पीने के लिए पानी मत रखना। ठीक है बाबा, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन बाबा, मेरी तबीयत और बिगड़ती ही जा रही है। लीजिएगा महाराज, आपकी औषधि खा लो। इसके खाने के बाद आपकी तबीयत को आराम मिलेगा। राजा जल्दी से औषधि को खा लेता है। औषधि को खाने के बाद राजा वहां से चल देता है। मुझे कितनी जोर से प्यास लगी है और इसने आज पीने का पानी भी नहीं रखा है। कोई बात नहीं, आज कहीं बाहर चल के ही पानी पी के आती हूँ। अरे, ये इतनी रात को उठकर बाहर कहाँ जा रही है? चलो चलकर इसका पीछा करता हूँ, तभी इसके रहस्य के बारे में पता चलेगा। यह सोचकर राजा चुपचाप अपनी पत्नी का पीछा करके अपनी पत्नी के पीछे पीछे जंगल में चल देता है। रानी कुछ दूर आगे जाने के बाद अपने असली रूप नागिन के रूप में आ जाती है। यह देखकर राजा हैरान हो जाता है। अरे राम राम, यह तो एक नागिन है। ऐसा देखकर राजा उस नागिन के पीछे पीछे चल देता है। नागिन धीरे धीरे आगे बढ़कर एक झरने के पास पहुंचती है और झरने में जाकर पानी पीती है। पानी पीने के बाद नागिन महल की ओर चल पड़ती है। तब राजा जल्दी से ही नागिन से भी पहले पहुंचकर बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। तभी कुछ देर बाद वह नागिन भी महल के अंदर आ जाती है। मुझे लग रहा है राजा गहरी नींद में सो रहा है। राजा का खून पीने का यह उचित समय है। नागिन की यह बात सुनकर राजा उठकर खड़ा हो जाता है। अरे, क्या हुआ महारानी? आप इतनी रात में उठकर क्या कर रही हैं? अरे वो मैं बहुत देर से मुझे प्यास लगी थी, तो मैं पानी ढूंढ रही थी। अच्छा, तो ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं महाराज, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं पानी पी चुकी हूँ। अरे महाराज, अब आप सो जाइए। नहीं महारानी, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं जाग रहा हूँ। ऐसा करिए कि अब आप सो जाइए। इतना सुनकर महारानी लेट जाती है और बेचारा महाराजा जागता रह जाता है। अगली सुबह होते ही महाराज सीधे गुरुदेव के पास पहुंच जाते हैं और सारी कहानी गुरुदेव को बता देता है। महाराज, आपने जिससे विवाह किया है वो कोई मनुष्य नहीं, बल्कि एक नाग के रूप में राक्षसी है। वह अपने पति का खून पीती है और 11वें दिन अपने पति को मार देती है। महाराज, अगर वो नागिन 11 दिन तक आपकी जान न ले पाई तो उसके बाद वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ लेगी। लेकिन महाराज, वह नागिन आपको इन 11 दिनों में मारने की पूरी कोशिश करेगी। गुरुदेव, मुझे कोई मार्ग बताइए,
मैं उस नागिन से फिर कैसे बचूं? बेटा, तुम मेरे इस तोते को ले जाओ, यह पग पग तुम्हारी रक्षा करेगा। यह तोता तुम्हारी उस नागिन से रक्षा करेगा। इस तोते को तुम अपने साथ ले जाओ। केवल 11 दिन ही तुम्हें उस नागिन से डरने की जरूरत है। उसके बाद नागिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस प्रकार तोते को लेकर राजा अपनी महल की ओर चल देता है। उस रात राजा ने तोते को भी अपने ही शयन कक्ष में ही रखा था। मुझे लगता है राजा अब सो चुका है। अपना काम करने का यह उचित समय है। यह सोचकर जैसे ही वह नागिन उठती है और अपने वास्तविक रूप में आ जाती है, तभी तोते की नजर उस नागिन पर पड़ जाती है। राजा, उठिए, देखिए आपके बिस्तर पर एक नागिन है। उठिए राजा, उठिए। राजा के कानों में जैसे ही तोते की आवाज जाती है, राजा तुरंत ही उठकर बैठ जाता है। क्या हुआ तोता, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? महाराज, मैंने अभी कुछ देर पहले ही देखा कि महारानी एक नागिन का रूप लेकर आपको काटना चाह रही थी। अरे तोते, भला तुम ये कैसी बात कर रहे हो? भला महारानी एक नागिन कैसे बन सकती है? महाराज, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। मुझे लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया है। महारानी तो सो रही हैं। नहीं महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। महाराज तो सब कुछ पहले से ही जानता था, लेकिन बेचारा शांत था। अरे तोते, मुझे तो नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर राजा दोबारा सोने चला जाता है। अरे, ये तोता तो कितना खराब है। इसने मेरे इरादों पर पानी फेर दिया। इस तोते की वजह से मैं अपना शिकार नहीं कर पाई। इतना सोच कर रानी फिर से नागिन के रूप में आ जाती है और वह दोबारा राजा को मारने की कोशिश करती है। यह देखकर तोता फिर से राजा को जगाने लगता है। अरे महाराज, मैंने फिर से देखा, महारानी आपको मारने की कोशिश कर रही थी। राजा जानबूझकर तोते की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तोते की बातों को अनसुना कर राजा फिर से सोने चला जाता है। तोते की ऐसी हरकत देखकर नागिन बहुत अधिक क्रोधित होती है। मुझे ऐसा लगता है महाराज के प्राण लेने से पहले मुझे इस तोते का प्राण लेना पड़ेगा। महारानी, आप अपना ध्यान रखना। मैं जंगल में शिकार के लिए जा रहा हूँ, जल्द ही लौटूंगा। उधर रात भर जगने के कारण तोता दिन में गहरी नींद में सो रहा था। अच्छा बेटा, तू मुझे रात भर परेशान करके अब गहरी नींद में सो रहा है। मैं तुझे अभी बताती हूँ। वह नागिन अपने असली रूप में आकर तोते को डस लेती है। चलो, अब जल्दी से महल की ओर लौट चलता हूँ। काफी देर जंगल में गुजार लिया, अब तो केवल 2 दिन ही बचे हैं उस 11 दिन को पूरा होने में। यह सब सोचने के बाद राजा वापस महल की ओर चल पड़ता है। चलते चलते राजा उसी मार्ग पर आ जाता है जहाँ पर तोता मृत पड़ा हुआ था। अरे ये क्या, ये तो मेरा ही तोता लगता है। राजा तुरंत घोड़े से नीचे उतरकर उस तोते के पास जाता है। अरे मेरे तोते, तुम्हारी यह दशा किसने की? अरे तुम्हारे ऊपर तो सर्प के काटने के निशान है।
इसका मतलब उस दुष्ट नागिन ने ही मेरे प्यारे तोते को डस लिया है। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, इस तोते को लेकर गुरुदेव के पास जाता हूँ। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, मेरी मदद करिए, मेरे ऊपर बहुत संकट आ गया है। क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए हो? बाबा, उस दुष्ट नागिन ने इस तोते को मार दिया। क्या मेरे तोते को मार दिया? अब मैं उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह साधु अपनी शक्ति से एक तलवार प्रकट करता है और राजा को देते हुए कहता है, ये लो पुत्र, ये जादुई तलवार, और इससे उस दुष्ट नागिन का वध कर दो। लेकिन एक बात याद रखना, उस दुष्ट का वध तुम अपने महल में नहीं करना, बल्कि अपने महल के बाहर ले जाकर उस दुष्ट नागिन का वध करना। और उस नागिन का वध तुम तभी करना जब वह नागिन अपने वास्तविक रूप में हो। जब अपने वास्तविक रूप में हो तो तुम इस तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देना। तभी वह दुष्ट नागिन मरेगी, और उस दुष्ट नागिन के मरते ही मेरा प्रिय तोता जिंदा हो जाएगा। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। महारानी जी, अगर आप बुरा न माने तो हम लोग कहीं बाहर घूम कर आए। बहुत दिनों हो गए, आप भी कहीं बाहर घूमने नहीं गई। हाँ हाँ, ये तो और अच्छा है। तुझे मारना मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा। क्या हुआ महारानी, आपकी सोच में खो गई हैं? कुछ नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं सोच रही। मैं आपके साथ घूमने जरूर चलूंगी महाराज। फिर राजा और रानी दोनों रथ पे सवार होकर घूमने के लिए चल देते हैं। राजा और रानी को घूमते घूमते सुबह से शाम हो जाती है। अरे सारथी, अब तो जल्दी ही शाम होने वाली है, इसलिए हमें किसी के घर चलकर अब आश्रय लेना चाहिए। सारथी के साथ राजा और रानी गांव के बाहर एक बूढ़ी महिला के घर पहुंच जाते हैं। वह महिला अपने घर में अकेले ही रहा करती थी। माँ जी, आज रात मैं आपकी कुटिया में बिताना चाहता हूँ। आज रात हमें रुकने के लिए आप जितना चाहो उतना धन हमसे ले सकती हो। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, जब तक तुम्हारा मन चाहे तुम यहाँ पर रह सकते हो। आज तो मैं अपना शिकार करके ही रहूंगी। मैंने अपना बहुत समय खराब कर लिया इस मूर्ख राजा के पीछे। इतना कहकर वह नागिन अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। राजा इस पल का इंतजार ही कर रहा था। जैसे ही वह नागिन अपने वास्तविक रूप में आती है, राजा झट से अपनी तलवार निकालता है और नागिन के 2 टुकड़े कर देता है। इस प्रकार नागिन राजा के हाथों मारी जाती है और नागिन के मरते ही गुरुदेव का तोता जिंदा हो जाता है।